हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग बैच में जिसका नाम है मिशन आईआईटी। और बालकों, अब हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस की चर्चा की थी, आज भी हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको अच्छी तरीके से समझा जाए, उनके ऊपर देखा जाए कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। वैसे थ्योरी वाला पार्ट बहुत आसान रहता है सॉलिड स्टेट का, आज तक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आए नहीं हैं, तो आप आराम से कर लेंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग ले लीजिए अच्छे तरीके से, और कुछ बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लीजिए, जिसमें पैकिंग एफिशिएंसी आ जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है, नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं सॉलिड को बनाने के लिए, साथ में आपकी डेंसिटी ऑफ दी सॉलिड आ जाती है, और कुछ पार्ट थ्योरेटिकल आता है जिसमें डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा होती है। वो ना आप कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। बस हाँ, थ्योरी को अच्छे तरीके से समझिएगा। अब क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन से पार्ट की थ्योरी उसमें यूज हुई है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैं सारे उठाकर लेकर आया हूं, ताकि आपको वंस एंड फॉर ऑल एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। अगर किसी को कोई भी समस्या है इस लेक्चर में, जस्ट लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा। बाकी की चर्चा फिर हम करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट। ठीक है, चलिए। जो टॉपिक है अपना वो आप जानते ही हैं। आज हम बात करेंगे वो सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बेहद ही आसान पार्ट है सॉलिड स्टेट, और देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़े से पुराने क्वेश्चन भी हैं, बट मैं सारे इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या हो नहीं। देखिए, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि मैच द क्रिस्टल और यूनिट सेल मेंशन्ड इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मेंशन्ड इन कॉलम 2। इनको हमें मैच करना है, और ये पार्ट बिल्कुल शुरुआत की 2-3 पेजेस में से ही है, जहां पे थ्योरेटिकल पार्ट में हम समझाते हैं किस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम डेवलप हो सकते हैं, किस तरीके के बॉन्ड पैरामीटर्स जो निकल कर आते हैं, या आपके यूनिट सेल के पैरामीटर्स निकल के आते हैं, उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैरामीटर्स की बात कर रहा है। ये यूनिट सेल के कुछ पार्ट होते हैं। हमारे पास सिंपल क्यूबिक आता है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वाला सिस्टम आता है, और बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आता है। दूसरा हमको दे रखा है क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। ये हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम में से 2 क्रिस्टल सिस्टम है। तीसरा दे रखा है क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, अगेन क्रिस्टल सिस्टम है हमारे। हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक, अगेन क्रिस्टल सिस्टम है हमारे। अब इस केस में अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्यूबिक वाला जो सिस्टम होता है, चाहे वो फेस सेंटर्ड हो चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, ये क्यूब से मिलने वाले क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के पार्ट होते हैं। वहीं पे आपको 3 अलग अलग जो यूनिट सेल हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, यहां पर हमारे पास क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम है तो डेफिनेटली जितने भी लेंथ हैं क्यूब के अंदर वो सब सेम होती हैं, और एंगल भी सभी के 90 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट जो है इससे कनेक्टेड रहेगा। तो इस केस में बोल सकता हूं पी तो डेफिनेटली है। दीज आर नॉट क्रिस्टल सिस्टम्स, ये यूनिट सेल का पार्ट है, हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल ऑफ 90 डिग्री और बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम। मैं बोल सकता हूं इसके केस में सारे एंगल 90 होते हैं, और एक्चुअली में ये क्या होते हैं, ये एक ही टाइप के क्रिस्टल सिस्टम जो होता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, उससे बिलोंग करते हैं। तो इसका मैं बोल सकता हूं पी और एस एक्चुअली में बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। सेम तरीके से क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, अगर इसकी मैं बात करूंगा, भैया ये 2 अलग अलग तरीके के क्रिस्टल सिस्टम है, तो क्यू तो इसका डेफिनेटली आएगा, क्यू तो डेफिनेटली इसका आएगा। अब बात करते हैं क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल के केस में। रोम्बोहेड्रल के केस में भी बात करूंगा तो हमारे पास क्यूबिक हो गया, जिसमें ए बी सी आपस में इक्वल होते हैं, और अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। सेम रोम्बोहेड्रल सिस्टम में भी होता है, तो डेफिनेटली ये पी पार्ट से भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा तो कोई नहीं है। दीज आर क्रिस्टलोग्राफिक एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऐसा नहीं है, तीनों के तीनों होते हैं इसके अंदर, और बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, दोनों ही अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, अगली बात करते हैं क्यूबिक और टेट्रागोनल की। क्यूबिक और टेट्रागोनल में अगर मैं बात करूंगा, 2 क्रिस्टल सिस्टम डेफिनेटली अलग अलग हैं। ठीक है, रोम्बोहेड्रल में हम बात करते हैं, पैरामीटर्स आपके इक्वल नहीं होते हैं। सेम तरीके से एंगल भी सारे आपस में इक्वल नहीं देखने को मिलेंगे आपका, और सेम क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग नहीं करते, तो इसका केवल क्यू हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक की बात करूंगा, ये भी 2 अलग अलग तरीके के क्रिस्टल सिस्टम है, क्यू तो डेफिनेटली रहेगा। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं हेक्सागोनल है, तो एक एंगल यहाँ पे 120 डिग्री जरूर आता है, तो ये वाला पार्ट तो चला गया। यहाँ से 2 क्रिस्टल सिस्टम हमने लगाई दिए हैं। क्रिस्टलोग्राफिक में 2 90 डिग्री के होते हैं, मोनोक्लिनिक में ये सिस्टम नहीं होता है, आपको 90 डिग्री देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल होते ही नहीं है 90 डिग्री के आसपास, तो छोड़ दीजिए। और बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, अगर मैं बात करूंगा बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम,
नहीं सेम क्रिस्टल सिस्टम से नहीं करते, और ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पर 2 एंगल आपको 90 डिग्री दिखने जाएंगे, एक आपका 120 दिख जाएगा, और जो आपका मोनोक्लिनिक है उसमें एक 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आर से बिलोंग करेगा। तो हम देख सकते हैं इस केस में मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन था जो कि एडवांस में पूछा जाता है। तो एक का पीएस हो गया, फिर इसका क्यूपी हो गया, फिर इसका क्यू हो गया, और इसका क्यूआर हो गया। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। काफी आसान सा क्वेश्चन था, बट हाँ इसके लिए आपको पूरी नॉलेज थोरली होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी को खोलिएगा, वहाँ पे दूसरी तीसरी जो पेज है उसके अंदर ही आपको टेबल दिख जाएगी प्रॉपर, जहाँ पे इन क्रिस्टल सिस्टम के बारे में और इनके पैरामीटर्स के बारे में चर्चा हो रखी है। इसको ध्यान जरूर रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो इज। अब इसकी क्या हो जाएगी हमको वो बतानी है। 2 डायमेंशनल है, ठीक है भाई, देख लेते हैं। ये एल दे रखा है, तो इसको अगर मैं निकालूंगा ये कितनी आ जाएगी, √2L आ जाएगी हमारे पास, √2L आ जाएगी। अब हमें क्या बोला हुआ है कि हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 2D स्ट्रक्चर, जो भी हम बोल सकते हैं, ये जो हमें सामने दिख रही है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, कुल मिला के ये बात हो जाएगी। अब 2 डायमेंशनल सिस्टम है, आप देख सकते हैं इस तरीके का हमारे पास स्क्वायर दे रखा है। अब उस केस में आपको बस निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना होगा, और वॉल्यूम ऑफ दिस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हमें दिख रही है ये कितनी होनी चाहिए। बस इसकी चर्चा करनी है, बाकी मामला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप खुद से भी करके देख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट हाँ पहले ट्राई करना है, पॉज करो इसको और फिर आप स्टार्ट करो। करो भाई फटाफट से, समय दे रहा हूं मैं आपको 1 2 4 मिनट का, ठीक है, आप करके देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या हो गया आपसे, क्या ये क्वेश्चन हो गया आपसे, क्या ये क्वेश्चन हो गया आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं सर 2D स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखेंगे तो आप वॉल्यूम से ज्यादा एरिया को लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बस एरिया की ही बात करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे केवल और केवल चर्चा जो होगी वो एरिया की ही होने वाली है। अब देखिए एक कंसीडरेशन आपको लेना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे लेंथ कितनी है, रेडियस कितनी है इस एटम की, वो r है। तो आप क्या बोल सकते हो, √2L विल बी इक्वल टू, ये r हो जाएगा, ये r और ये r हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4r के इक्वल हो जाएगा। l की वैल्यू कितनी आ गई, 4r डिवाइड बाय √2 आ गई। पहला रिलेशन आपने ये निकाल लिया है यहां से। दूसरी अगर मैं बात करूंगा, आप देखिए भैया, वॉल्यूम ऑफ दिस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा। सर ये स्क्वायर वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, बोलो भाई सर ये स्क्वायर वाली स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, ये हमें क्या दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रही है हमें किसकी, ये हमें दिख रही है स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर के लिए एरिया आप जानते हो L स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4r अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर मैं करूंगा 4 चौक 16, r स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये आ गया 8r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी सर हम वॉल्यूम से ज़्यादा बेटर लेंगे, एरिया को ही ले लेंगे। सर यहाँ पे भी आप एरिया ही ले लीजिए, मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ 1 एटम। तो स्फीयर है, स्फीयर का आपको एरिया उतारना पड़ेगा। अब बस आपको ये देखना है कि स्फीयर के केस में एरिया कितना आता है। स्फीयर के केस में सर अगर मैं बात करूंगा इसको वॉल्यूम की जगह मैं एरिया ही लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं एरिया लिखता हूँ। ये हो जाएगा एरिया ऑफ एन एटम, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा πr स्क्वायर। अब सर मुद्दा ये आता है कि हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं।
अगर मैं आपसे यहाँ से बोलूँ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे सर, एक तो पूरा का पूरा आ रहा है प्लस। सर यहाँ पे आप देखिए हर एक पार्ट जो है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक इधर लग सकता है, एक इधर लग सकता है, एक इधर लग सकता है। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं सर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है। इसका मतलब एक जो आपका कॉर्नर है वो 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा और 4 ही कॉर्नर के एटम है। तो सर टोटल एटम्स हमारे पास आ गए इस केस में 2, इसलिए ये बढ़िया पार्ट है ताकि आपको निकालने को दिया जाए। अब आप देखो कितना आ जाएगा सर, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 8r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 25, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 हो गया। इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइड बाय 7, 78.5 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78.5% आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। काफी आसान क्वेश्चन था, बस हाँ थोड़ा लॉजिक लगवाया था उसने। ये 3 डायमेंशन में होता तो हम एरिया की जगह वॉल्यूम ले लेते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ ये गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर. If the density of the substance in the crystal is 8 gram per ml, then the number of atoms present in 256 gram of the crystal is n multiplied by 10 raised to the power 24. The value of n is, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली बात, हमारे पास एज लेंथ कितनी दे रखी है 400 पिकोमीटर दे रखी है। इसका मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू दी पावर -10 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू दी पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा है FCC दे रखा है, इसका मतलब Z की वैल्यू हो गई इस केस में 4। ठीक है, और FCC दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2 हो जाएगा। ये रिलेशन होता है फॉर FCC। ठीक है, चलिए सर अगर हम बात करेंगे सर डेंसिटी की, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू ए क्यूब, यही होता है। अब देखो पहला तरीका क्या बोलता है कि आप ऐसा करो मोलर मास निकाल लो इसका। ठीक है, मोलर मास निकाल लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मोलर मास कितना है। फिर 256 ग्राम के अंदर कितने मोल्स हैं वो निकाल लो और मल्टीप्लाइड बाय Na कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दूसरा एक तरीका है कि आप m की जगह डायरेक्टली 256 रखो, n आपको पता नहीं है कि कितना होना चाहिए पार्टिकल्स, आप उसको n डाल दो और यहां से डायरेक्टली n को सॉल्व कर लो। दोनों तरीके से करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से करके देखते हैं। तो हमारे पास डेंसिटी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 8 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन Na इंटू ए क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, अच्छा ये तो दे ही रखी है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये कितनी दे रखी है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू दी पावर -8 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं करूं तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 8। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, चलो ये हो जाएगा 2, तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 और ये हो जाएगा, है ना, सही है ना, 4 चौक 16 चौक 64, 64 4 4 8 128, 128 इंटू 10 रेज टू दी पावर -24 Na हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मोलर मास आ गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कितना हो जाएगा 256 डिवाइड बाय गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास 128 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू दी पावर -24 Na हो जाएगा। ये आ गए। अब इसके अंदर आप निकाल लो नंबर ऑफ एटम्स, कितने आ जाएंगे ये
ये आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, ये चला गया 8 दूनी 16, 2 टाइम्स चला गया, ठीक है, और Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 2, पहला चीज, या तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम अड़ा के देखें, ट्राई करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 256 डिवाइडेड बाय n हमको पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूनी 8 और 2 से चला गया 128, और यहाँ से आप करोगे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 डिवाइड बाई 4 चौक 16 चौक 64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24, यहाँ से भी आप करके देख लो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24। तो दोनों में से कोई भी पार्ट आप कर लोगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। पहला वो जो डायरेक्टली फॉर्मूले से किया जाता है, दूसरा वो कि n की वैल्यू हमें पता नहीं है और 256 ग्राम के अंदर हमें निकालना है तो m की जगह वो डाल दिया और Na को n से रिप्लेस कर दिया। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो जो आपको फिजिबल पड़े, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। चलिए भाई, ये बोल रहा है हमें द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक पैक्ड 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, CCP, जिसका यूनिट सेल जो बनता है वो FCC टाइप का बनता है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12, ठीक है भाई। दूसरा बोल रहा है द एफिशिएंसी ऑफ एटम पैकिंग इज 74%, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम आर 1 and 2 respectively, the unit cell edge length is 2√2 times the radius of an atom, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये CCP का जो यूनिट सेल होता है, इसका जो यूनिट सेल होता है वो होता है आपका FCC टाइप का। अब FCC को आप कंसीडर करो जरा, FCC को आप कंसीडर करो जरा, उसमें आप देखोगे टॉप मोस्ट लेयर में सर कॉर्नर के एटम है और बीच में फेस जो सेंटर है उसका एटम हमारे पास प्रेजेंट है। अब उस किसी भी एटम को आप सेलेक्ट कर लो, इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। इसके ऊपर चर्चा का विषय है, अगर आप किसी कॉर्नर वाले एटम को लेते हो या किसी फेस सेंटर वाले एटम को लेते हो, तो फेस सेंटर वाले एटम के लिए अगर आप देखोगे तो उसके नीचे तो कुछ नहीं है, BCC मतलब बॉडी सेंटर में तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ 4 एटम हमें दिख रहे हैं, एक्चुअली में उसके चारों तरफ आपको 4 एटम दिख रहे हैं। अगर आप कॉर्नर वाले को देखोगे तो कॉर्नर वाले के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिस्टम आपको बना के देखना पड़ेगा। ये सिस्टम एक्चुअली में जो होता है वो होता है ABC टाइप। ये सिस्टम जो होता है ये ABC टाइप सिस्टम होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उस केस में जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आए वो 12 ही आए, 8 भी आने के चांसेस रहते हैं, ये भी आपकी पॉसिबिलिटी इस केस में रहती है बेटा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आप कॉर्नर वाले को कंसीडर करो, कॉर्नर वाले को कंसीडर करो, कॉर्नर को एक इधर टच कर रहा है, एक सामने टच करेगा, ठीक है, फेस सेंटर वाली करेगा ना नियरेस्ट नेबर में, तो उसके ये हो गए, तो 2 ये वाले हो गए, 2 इधर वाले हो गए और 2 ऊपर नीचे वाले हो गए, तो ये 6 भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 ही होगा, ये 6 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये पार्ट आपका गलत दे रखा है। अब क्योंकि FCC के केस में हम जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम, एक एटम के हिसाब से अगर आप देखो आपके पास टोटल एटम्स इन FCC कितने आते हैं, 4 आते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो भी आते हैं 4, जो कि आपके एज सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, और एक आपका बॉडी सेंटर प्रेजेंट होता है, होते हैं 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर आप देखोगे वो आते हैं आपके 8। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं आपके बॉडी डायगोनल के इन बिटवीन 2 जगह होते हैं, तो ऐसे 4 बॉडी डायगोनल हैं, तो टोटल 8 हो गए एक यूनिट सेल के अंदर। तो टोटल एटम्स अगर 4 हैं तो पर एटम के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 हुआ, पर एटम के हिसाब से टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए, 2 हुए, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोल रहा है कि एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है। FCC के लिए हम कई बार देख चुके हैं
कि हमारे पास क्या आता है, √2a इज इक्वल टू 4r आता है, a विल बी इक्वल टू 4 अपॉन √2r हो जाता है, इसको हम बोल सकते हैं 2√2r। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो दे रखा है, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। देख लो भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई बात समझ में? तो ये वाला पार्ट भी हमारे लिए बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना। क्या ये बात आती है समझ में? ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन अ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इज। अब ये वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी स्ट्रक्चर बनाने में मुझे थोड़ा सा समय जाएगा, बट हाँ मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं आपको दिखा देता। मेरे पास कुछ है नहीं इसके लिए दिखाने के लिए, मैं कैसे आपको समझा पाऊं कि ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन जो है वो दिखता कैसा है। कोशिश करूंगा मैं आपको दिखा पाऊं। हर एज से उसको ट्रंकेट कर दिया है। तो कोशिश करता हूं मैं बनाने की। आई एम नॉट श्योर कि मैं ये बना पाऊंगा सही तरीके से, बट ठीक है मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, देखो भाई इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख सकता है, और इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूं सही दिखाने का। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, मतलब नॉट फुली कन्विंस्ड कि ये आपका स्ट्रक्चर सही दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर लगभग ऐसा दिखता है। अब उसको हमने हर एक एज से ट्रंकेट कर दिया है। ठीक है, हमने हर एक एज से उसको ट्रंकेट कर दिया है, हर एक एज से हमने उसको ट्रंकेट कर दिया है। तो ये उड़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही ये उड़ा सकते हैं। देखो भाई एज ट्रंकेट हुई या नहीं हुई। ठीक है, हम इस वाले पार्ट को उड़ा सकते हैं, हम इस वाले पार्ट को उड़ा सकते हैं। ठीक है, एक ट्रंकेट हमने ये कर दिया, एक ट्रंकेट हमने ये कर दिया। देखो अब सब जगह से ये ट्रंकेट हो चुका है। अब बोला हुआ है द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने ज्यादा हमको देखने को मिलेंगे। देखो भाई हेक्सागोनल फेसेस हमको कितने देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हेक्सागोनल फेसेस की अगर हम बात करें, हेक्सागोनल फेसेस की हम बात करें, हम्म
अगर मैं केवल ऊपर वाले को ही कंसीडर करूं तो चारों कट गए ऊपर से और कॉर्नर में पकड़ लिया एक। इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। देखो इट्स वेरी, एक तो मैंने स्ट्रक्चर शायद थोड़ी गड़बड़ी सी बनाई है, मुझे लग रहा है इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से बना सकता था। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बना सकता था। ट्राई करते हैं, चलो अगर बन जाए हमसे। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, इतना ले लिया, इतना ले लिया। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखो। ठीक है, अब थोड़ा सा सही स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा सही स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। ठीक है ना। हमने क्या किया है, द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट। अभी तो देखो सारे फेसेस जो हैं वो आपके ट्राइंगुलर हैं। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ट्राइंगुलर फेसेस हैं आपके पास। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अब इसको हमें ट्रंकेटेड कर देना है, मतलब सपोज करो इसको अब हम उड़ा देते हैं। ठीक है, और इसको भी अब हम उड़ा देते हैं। उड़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें ट्रंकेट करना है इस स्ट्रक्चर को। हमें क्या करना है, ट्रंकेट करना है इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, अगर मैं ट्रंकेट कर दूंगा, ठीक है, अगर इसको मैं ट्रंकेट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं ट्रंकेट कर देता हूँ अब। ठीक है, अब ये सारे एजेस से ट्रंकेट हो चुका है। ए बी सी डी ई। नहीं, अभी भी नहीं बनेगा ये, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं कहीं तो कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, रुको जरा एक सेकेंड। एक बार हम इसको सर्च ही कर लेते हैं ट्रंकेटेड वाले स्ट्रक्चर की, मैं सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन, अरे भाई साहब, देखो दिख तो गया है स्ट्रक्चर। ठीक है, दिख तो गया है स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है, ठीक है, दिख तो गया है स्ट्रक्चर। करें और ट्राई करें खुद से जरा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, इसको थोड़ा समझाना मुश्किल हो पाएगा, बट ठीक है, लेट अस ट्राई। ठीक है,
करें एक बार और ट्राई करें इसको, एक बार और ट्राई करते हैं, रुको। ये ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ट्रंकेट करता हूँ बेटा, ठीक है। ठीक है, ट्रंकेट कर दिया। अब स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके की बनी हुई है बस। अब स्ट्रक्चर जो बनी हुई है वो बस इस तरीके की रह गई है मेरे पास, ठीक है, इस तरीके की रह गई है। वियर्ड लग रही है ना थोड़ी सी, मतलब मुझे पता है इट्स स्लाइटली वियर्ड, बट इसको अगर मैं इधर भी समझाता, अगर इस मान के चलते हैं, देखो मैं भी ट्राई ही कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी ट्राई करना। दोनों में से कोई स्ट्रक्चर तो दिखेगी दिखेगी, ठीक है। करके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा था भाई, ये गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई है। अब देखो ये, ठीक है, ये स्क्वायर वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये आपका हेक्सागन आ रहा है कि नहीं, ये आपका हेक्सागन आ रहा है। तो ऐसे ये हर एक फेस पे दिखेगा, इसका मतलब सही है ना, हर एक फेस पे दिखेगा। तो अगर मैं देखूंगा हर एक फेस के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 और 6 दिख गए मुझे, ठीक है। और चारों कॉर्नर पे दिख जाएगा क्योंकि वहां से भी कटा हुआ है ये। तो 1 2 3 4 6 तो नहीं दिखेंगे मुझे लगता है। अगर मैं ऊपर से काट दिया है इसको, तो इधर इधर के फेस पे, इधर इधर के फेस पे 4 इधर दिख गए, और 5 6 7 8, टोटल 8 दिख सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है यहाँ पे केवल आपको 8 देखने को मिलेंगे। कितने? हेक्सागोनल फेसेस, ठीक है।
मैं फिर भी एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखेगा कैसा। एक सेकंड रुकना बालकों, ये दिखेगा कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन 3D मॉडल। ठीक है, ये दिख गया है हमें, मेरे ख्याल से ये रहा। ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, आपको ये देखने को मिल रहा है। देखो भाई, पहला फेस ये था, एक, ठीक है, दो, ठीक है, तीन, ठीक है, चार ऊपर के हो गए, और एक, दो, तीन और चार नीचे के हो गए, और बाकी सारे स्क्वायर हैं, बाकी सारे स्क्वायर हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको केवल 8 देखने को मिलेंगे ऑक्टा हेक्सागोनल फेसेस, बाकी सारे आपके स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी लॉजिकली पूछा गया था, काफी दिमाग लगाकर पूछा गया था। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। चलिए आगे की बात करते हैं। बोल रहा है एटम एक्स ऑक्यूपाइज द एफसीसी लैटिस साइड्स as well as alternate tetrahedral voids of the same lattice. The packing efficiency in percentage of the resultant solid is the closest to. करो भाई फटाफट से, समय दे रहा हूं मैं आपको, करो इसको फटाफट से, जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो। चलिए सर, आसान सा ही क्वेश्चन है ये। एटम एक्स ऑक्यूपाई एफसीसी, तो नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी कितने हो जाएंगे सर? ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए सर? वो 4 हो गए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए सर? वो 8 हो गए टोटल। अब बोला हुआ है, अब अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ एक्स एटम्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे हमारे पास हैं एफसीसी लैटिस में है तो ये 4 हो गए, और सर ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड हैं तो ये भी 4 ही हो गए। ये हो गया एफसीसी की वजह से, और ये हो गए ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए। ठीक है, और हमें बोला हुआ है एफसीसी के केस में हम जानते हैं A इज इक्वल टू 4/√2 R होता है, यही होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी, देखो आप पैकिंग एफिशिएंसी के कई बार सवाल पूछ चुका है, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r³ एक एटम का वॉल्यूम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज A³ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई r³ डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब A कितना आ गया? ये आ गया 2√2 का होल क्यूब r³ मल्टीप्लाइड बाय 100। r³ से r³ पहले ही लुढ़क गया। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 से ये 8 पूरा कट गया, ये बच गया 2, ये हो जाएगा √2 मतलब 2√2, तो ये 2 पाई अपॉन 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, अब इसको सॉल्व करिए लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1.414। नहीं, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी की है दया, कुछ तो गड़बड़ी की है, कुछ तो गड़बड़ी की है, कुछ तो गड़बड़ी की है, कुछ तो गड़बड़ी की, क्योंकि ये तो 148 आ रहा है भाई, इतना तो नहीं आ सकता है, इतना तो नहीं आ सकता है। रुको मैं देख लेता हूँ मैंने क्या गलती की होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, मैंने क्या गलती की होगी? मैंने गलती की है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं भूल गया
कि एटम जो है वो केवल एफसीसी पे नहीं है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे भी हैं भाई, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे हैं, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आता है बॉडी डायगोनल पे, और बॉडी डायगोनल के अगर मैं हाफ करूंगा उसकी भी हाफ डिस्टेंस पे आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर मैं बॉडी डायगोनल लूँ √3a का हाफ 2 का उसका भी हाफ, √3a/4 तो हो गया बॉडी डायगोनल के हाफ का हाफ, जिसपे ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि बॉडी डायगोनल हो गया ये, इसका हाफ हो गया ये, और इसका भी हाफ हो गया ये। ठीक है, तो अगर मैं देखता इस केस में, तो एक एटम कॉर्नर पे ये है हमारा, और इसका एक एटम ये है। ठीक है, लगभग मतलब लगभग इसका हाफ ये हो गया ना, तो एटम ये है, एटम ये है हमारे पास। सही है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये हो गया ना हाफ का हाफ। ठीक है, ये √3 है, ये √3a/4 हो गया, और ये मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये होता है ना वैसे तो, अगर हमारे पास दोनों ऑल्टरनेट पोजीशन पे अगर होते तो, नहीं तब भी ये नहीं होता है एक्चुअली में। अगर मैं बॉडी डायगोनल ले लिया ये, तो इसके इस पोजीशन पे कहीं जाके और इस पोजीशन पे कहीं जाके आपके टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाते हैं। तो ये हो गया R और R, और ये डिस्टेंस है हमारे पास √3a/4। हाँ ये है हमारे पास √3a/4 है, और R और R 2R। यहाँ पे आपके दो आइटम आ गए हैं, तो ये 2R हो गया, ये हो जाएगा रिलेशन। तो यहाँ से मेरे पास A विल भी कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 R/√3 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा 8 चौक 32 हो गया, πr³/3 मल्टीप्लाइड बाय 8 × 8 × 8 अपॉन √3 × √3 हो गया 3 × √3 मल्टीप्लाइड बाय r³ मल्टीप्लाइड बाय 100। 3 से 3 लुढ़क गया, 8 से ये चला गया 8 चौक 32, और ये चला गया 4 दूनी 8। तो अब अगर मैं करूँगा √3 ऊपर चला गया, r³ से r³ कट गया, तो ये √3 पाई अपॉन 8 दूनी 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। आओ अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये तो सही आना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का रूट ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 ले लिया, और डिवाइड बाय 16 कर दिया। ठीक है, 34% के आसपास आ रहा है, ये 34% के आसपास आ रहा है, मतलब बी ही हो सकता है। देखो इसके अलावा तो और कोई लग नहीं रहा है मुझे, बी ही हो सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें बस यही था कि ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल पोजीशन में, तो टेट्राहेड्रल पोजीशन जो होती है वो बॉडी डायगोनल जो होता है आपका, उसके इन बिटवीन कहीं होती है। तो ये इन बिटवीन पोजीशन पे था, और वहाँ क्योंकि ऑल्टरनेट पे है तो दो यहाँ पे आते, एक आपका ये अरेंजमेंट होता अगर एक्चुअल में होता तो, और ये बीच में आ जाता आपका बॉडी डायगोनल का हाफ। ठीक है, इस तरीके से 1/4 पोजीशन पे रहते हैं बॉडी डायगोनल की ये, तो आप उस तरीके से देख सकते हो। अब ऑल्टरनेट पोजीशन पे तो है नहीं, तो इधर ही है, तो क्लोजेस्ट एटम की अप्रोच ये हो गई, इससे हमने रिलेशन निकाल लिया। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था इस केस में, ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना सबसे इंपॉर्टेंट था, वरना तुम मेरी तरह गलती कर दोगे जो मैं कर रहा था, और 148% तुम्हारा आंसर आएगा, जो कि असंभव है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो 34 आ रहा है क्लोजेस्ट टू 35, ये हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है भाई, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपाउंड MpXQ हैज अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP टाइप अरेंजमेंट है, मतलब इसकी FCC यूनिट सेल है,
इसकी FCC यूनिट सेल है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ X, FCC X का है। इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, M है डब्बे वाला, ठीक है, और X है आपका गोले वाला, ठीक है भाई। गोले वाला मुझे दिख रहा है सभी कॉर्नर पे और सभी फेस सेंटर पे, ठीक है। तो ये तो कंप्लीटली FCC बना रहा है। FCC के अंदर 4 एटम्स होते हैं, देख भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर के 8, तो 8 × 1/8 कितना हो गया, 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 1/2 कितना हो गया, ये तो 4 आ गया कंफर्म। अब M को देखो, M है एज सेंटर पर, ये है एज सेंटर पर। अब आप देखो कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हैं एज सेंटर पर और 1 है बॉडी सेंटर पर। देखो 1 है बॉडी सेंटर पर, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है सर। तो एज सेंटर पे 4 हो गए, कंट्रीब्यूशन हो गया 1/4, ठीक है, प्लस बॉडी सेंटर पे 1 है, कंट्रीब्यूशन 1, तो ये हो गया टोटल 2। मिनिमम रेशियो कितना हो गया, 1:2, मतलब M:X का रेशियो कितना हो गया, 1:2 हो गया। तो MX2 विल बी दी आंसर। लो भैया, बी ऑप्शन आ गया आपका, बी ऑप्शन आ गया, देख लो भाई, जल्दी से देख लो। क्लियर है? क्या ये क्लियर समझूं मैं फिर? क्या इसको मैं क्लियर समझूं? ठीक है भाई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है, इफ द यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैज अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम्स with m fraction of octahedral holes occupied by aluminum ions and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium ions, m and n respectively are। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूंगा FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, मान लो हमने मान लिए ये हो गए x, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, x हो गए। तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, x हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, ये 2x हो गए, ठीक है। अब बोला हुआ है कि इफ द यूनिट सेल ऑफ मिनरल हैज क्यूबिक ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, ये x हो गए, ठीक है। हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना हो गए, 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऐसे मान लेते हैं ना हम लोग, 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, ये कर लिए एल्यूमिनियम ने, सही ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और मैग्नीशियम ने कर लिया कितना, n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ये हो गए 2x, ठीक है। ये हमारा कर रखा है, देखो भाई, देखो देखो देखो, फटाफट से देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालता तो ये हो जाता Al mx mg 2nx एंड ऑक्सीजन x, सही है, यही आता। तो अगर इसको मैं करता तो हमारे पास क्या आता, Al m mg 2n ऑक्सीजन 1, देखो यही आता हमारे पास, यही आता हमारे पास, क्या यही आता हमारे पास, बिल्कुल सर। अब ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2 दूनी 4n
-2 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 2 आ गया। देखो भाई 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब m और n की वैल्यू जो इसके साथ सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए ना। देखो भाई अगर इसको मैं क्या बोला हुआ है m एन n है ना, m को अगर मैं 1/2 रखूं तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 4/2 2। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, अगर यहाँ 1 रखूं और ये 1/4 तो 1 मतलब 3 और 1 4, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। ठीक है, 1/2 करूंगा तो 3/2 एंड 4/2 7/2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। और ये 1/4 तो 3/4 एंड 1/8 1/8 ये हो जाएगा 3/4 प्लस 4/8, तो ये हो जाएगा 8 3 दूनी 6 प्लस 4, ये 10/8 आ गया। मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब केवल ये कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रही है। तो m जो है वो 1/2 फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, और जो n है वो 1/8 फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। इससे आप कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड आपको पता चल गया है। तो हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड होता है, आप देख लो कि m और n की कंडीशन जो है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, तो ये फ्रैक्शन ही है एक्चुअली में आपका, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, बट अच्छा था, बढ़िया था। डन है, डन है, डन 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 डन। कहाँ है, एक क्वेश्चन और था बढ़िया सा, एक क्वेश्चन और था बढ़िया सा। हाँ ये गया देखो भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। द अरेंजमेंट ऑफ x नेगेटिव आयंस अराउंड a पॉजिटिव आयन इन अ सॉलिड ax इज गिवन इन द फिगर, नॉट ड्रॉन टू स्केल। इफ द रेडियस ऑफ x नेगेटिव इज 250 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ a पॉजिटिव इज। करो भाई फटाफट से, बस स्ट्रक्चर समझने का खेल है, बस स्ट्रक्चर समझने का सारा खेल है, स्ट्रक्चर समझने का सारा खेल है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर समझने का सारा खेल है। ठीक है, देखो भाई अब कुल मिला के आप देखोगे सर ऐसा लग रहा है कि 3 ट्रायंगल तो ऐसे बन रहे हैं और पीछे की तरफ 3 ट्रायंगल ऐसे बन रहे हैं। सर ऐसी स्ट्रक्चर हमको पता है, और बीच का वॉइड जो पता है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बस इतना पता लगाना था कि ये कुछ नहीं है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब लगा दो रेडियस रेशियो रूल, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। ये हो जाएगा r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव विल बी इक्वल टू 0.414। बस यही करना था। तो r पॉजिटिव कितना हो जाएगा 0.414 मल्टीप्लाइड बाय 250, यही दे रखा है ना। हाँ 250 दे रखा है, तो अगर इसको करूंगा मैं, ये हो जाएगा 0.414 मल्टीप्लाइड बाय 250, ये आ गया 103.5 103.5 which is A, definitely A। क्लियर है, डन है बालकों। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। आप देख लो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं सारे आसान ही क्वेश्चन, हैं सारे आसान ही क्वेश्चन, बट ठीक है, मतलब करने में तो क्या ही बुराई है। चलिए अब थोड़े से और क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं, करिए लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, देखिए कि the cubic unit cell structure of a compound containing cation M and anion X is shown below. When compared to the anion, the cation has a smaller ionic radius. Choose the correct statement. बताना है इनमें से correct statement कौन सा होगा, जल्दी बताओ। चलिए देखते हैं।
क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? बोल रहा है दी, अब देखिए अरेंजमेंट में हमको एम तो दिख रहे हैं केवल दो ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे, और एज सेंटर पे हमें दिख रहा है केवल एक्स। ठीक है भाई, अब इसको एक्चुअली में थोड़ा एक्सटेंड कर लिया जाए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया जाए। मान लो ठीक है, मान लो ये कर लिया हमने। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये कॉर्नर है तो ये भी कॉर्नर पे आएंगे, और ये एक्चुअली में बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो एक पूरा यूनिट सेल ये बन गया आपका, और ये आपको, हाँ ठीक है ठीक है, लगभग इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाली है। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट दिया है कंफ्यूज करने के लिए ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला हुआ है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज mx, क्योंकि ये CsCl टाइप स्ट्रक्चर है। क्यों? कॉर्नर पर केवल क्या है हमारे पास, x है, तो 8 इंटू 1/8 कितना आ गया, 1 आ गया। और बॉडी सेंटर पे हमारा केवल m है, तो एक ही बॉडी सेंटर, एक, ये हो जाएगा 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला mx ही आ गया, ये बिल्कुल सही बात है। वरना आप ऐसे करने बैठते तो आप कंफ्यूज हो जाते थोड़े से। ठीक है, वैसे तो अगर मैं 2 इंटू 1/2 1 कर दूं और 4 इंटू 1/4 तब भी mx ही आता, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इससे हमको थोड़ी सी आगे की जानकारी मिल जाएगी। द केटायन m एंड एनायन x हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज। CsCl टाइप की स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज जो हैं वो अलग अलग जनरली हो नहीं सकती हैं, उसमें 8 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। अगर आप बॉडी सेंटर वाले का देखोगे तो भी वो 8 कॉर्नर से घिरा हुआ है, और कॉर्नर वाले को देखोगे तो 8 बॉडी सेंटर से वो घिरा हुआ है। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो हो गया गलत। ठीक है, द रेशियो ऑफ m is to x bond length of the cubic unit cell is edge length is 0.866। ठीक है, द रेशियो ऑफ m is to x, the ratio of the ionic radii of cation to anion, the ratio of mx bond length of the cubic unit cell of edge length, तो ये हो जाएगा √3a/2। करूं जरा, 1.732 डिवाइड बाई 2, 0.866 ही आ रहा है, क्योंकि उसने बोला हुआ है mx बॉन्ड लेंथ। आप देखो ये एक्चुअली में आपका ये वाला पार्ट है, तो बॉडी सेंटर पे आपके 3 ही एटम आ रहे हैं, कॉर्नर, बॉडी सेंटर और कॉर्नर। तो एक बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, बॉडी सेंटर का हाफ हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्चुअली में आएगी √3a/2 हो जाएगी। इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 1.732 डिवाइड बाई 2 ऑफ ए, जो कि एज लेंथ है, तो 0.866 ऑफ ए आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है सी स्टेटमेंट। और बोला हुआ द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन m टू एनायन x, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होती है। क्यूबिक वॉइड के अंदर या जो बॉडी सेंटर टाइप की स्ट्रक्चर होती है 0.732 से ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था, ए और सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बेटा। डन है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो लेटेस्ट का ही है बिल्कुल। अब आप देख लो, लेटेस्ट में भी आसान क्वेश्चन ही पूछ रहा है। वो बोल रहे हैं ना, मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल MX Y2O4, Y एंड M आर मेटल्स। ठीक है, M is present in both +2 and +3 oxidation state and Y is in +3 oxidation state. If the fraction of M2+ ions present in M is 1/3, the value of X is। बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो भाई सोचो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये तो, और लेटेस्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट का क्वेश्चन है ये, और बहुत इजीली हो जाएगा, पता है, बहुत इजीली हो जाएगा ये। बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा ये। करो भाई करो।
करो करो करो। चलिए अब कैसे स्टार्ट करें। देखिए हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ एम आयंस, कितने हैं सर? वो x हैं। अब उसमें बोला हुआ है इफ द फ्रैक्शन ऑफ m2 प्लस आयन प्रेजेंट इन m इज 1/3, तो नंबर ऑफ m2 प्लस कितने हो गए सर? ये x इंटू 1/3 हो गए, तो ये x/3 हो गए। एंड नंबर ऑफ m3 प्लस कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे 2/3 x हो जाएंगे। जो बचे हुए हैं वो आपके 2/3 x हो गए। देखो भाई, क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? देखो भाई, देखो देखो देखो। अब आपको करना कुछ नहीं है, केवल चार्ज बैलेंसिंग करनी है। आपको करनी क्या है? चार्ज बैलेंसिंग करनी है। यहां से आप देखोगे तो हमारे पास टोटल चार्ज इनकी वजह से कितना आ जाएगा सर? x/3 जो थे वो तो थे +2 चार्ज के, और सर 2x/3 जो हैं वो 3 के थे। तो ये सर हो जाएगा 2x/3 प्लस 3 दूनी 6x/3। ठीक है, ये कितना हो गया सर? 6 2 8, 8x/3 हो गया सर। ये आ गया हमारे पास 8x/3। पहली बात, पहली बात, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, जो इनका चार्ज था। अब y जो है मेटल कंपाउंड ऑक्साइड m इज प्रेजेंट इन बोथ +2 and +3 ऑक्सीजन, y इज y+3 में है। ठीक है, तो हमारे पास अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हो जाएगा 8x/3 पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से, और 3 × 2 इसकी वजह से, प्लस 4 × -2 विल बी इक्वल टू 0। यही हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 इधर हो गए, तो 8x/3 विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 आ गई आपकी। देखो भाई, इफ द फ्रैक्शन ऑफ m2 प्लस आयन प्रेजेंट इन 1 द वैल्यू ऑफ x इज, देखो भाई ix की वैल्यू, 3/4, 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। लो, इस तरीके का लल्लू सा सवाल था ये, इस तरीके का लल्लू सा सवाल था, 2 लाइन में ही हो गया ये। देखो, डन है, डन है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी तो आपके बचे नहीं हैं ज़्यादा क्वेश्चन। आई गेस दैट्स ऑल। यस, लगभग हमने सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको बस एक काम करना है। देखो, मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। आपको बस एक काम करना है कि आपको प्रैक्टिस शीट जो है बेटा वो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने अच्छे अच्छे थे वो मैंने सारे करा दिए। अब जो बिल्कुल बेसिक है, जिनमें लल्लू टाइप की बात पूछ रहा है, उनको करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मेंस के सवाल हैं। मैंने वो सवाल पकड़े हैं जो अच्छे भी थे, जिनमें दिमाग भी लग रहा हो। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। आपको बस अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है, और बाकी कोई समस्या परेशानी आए तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी की चर्चा जो है फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अपने फिजिकल का अब ऑलमोस्ट समापन हो चुका है, एंड की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। तो आई गेस हमारा सफ़र जो फिजिकल केमिस्ट्री का था बहुत अच्छा रहा है। अगर कोई भी दुविधा परेशानी आए इस बीच में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी हेल्प चाहिए जस्ट लेट मी नो। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, बढ़िया तरीके से मिलेंगे हम लोग आगे चल के। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, तो हमारी मुलाकात ज़रूर होगी रिजल्ट सेलिब्रेशन में। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे भी मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, वो ज़रूर मिलें। एक बार मैं भी मिलना चाहता हूँ, ताकि मैं भी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि कितना अच्छा हमारा टाइम रहा है, जिसमें हमने अच्छे तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट को डिस्कस किया था। और बाकी किसी को कोई भी हेल्प चाहिए जस्ट लेट मी नो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही वालों को, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अंटिल देन, बाय बाय एवरीवन।